श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए एक विशेष सेवा शुरू की गई है। राज्य के 5 जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब हर महीने के पहले गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इस समय गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस गर्मी के मौसम में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही सियान जतन क्लिनिक सेवा क्या है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सह प्राध्यापक और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि बीते 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उस अवसर पर छत्तीसगढ़ में सियान जतन क्लिनिक सेवा शुरू की गई है। तो ये सेवा क्या है और बुजुर्गों को इसका किस तरह से लाभ मिलेगा, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सियान जतन क्लिनिक प्रदेश के 2 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय जी सहित 3 जिला आयुर्वेद अस्पतालों जी एवं 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू किए गए हैं। जी सियान जतन क्लिनिक के नाम से ही स्पष्ट है जी कि इसमें जो हमारे राज्य के 60 वर्ष से अधिक के आयु के वृद्धजन, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, सेहत से संबंधित जो परामर्श है वो चिकित्सकों के द्वारा उन्हें प्रदान किए जाएंगे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बुढ़ापे में जी लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का सामना करना पड़ता है। जी शारीरिक रोग में हम देखें कि इस आयु में हम देखें कुछ चीजें ऐसी होती है जो जीवन शैलीगत रोग होते हैं, जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है। इसके अलावा हम देखेंगे कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कमजोरी के साथ साथ जो जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, हड्डियों से संबंधित जितनी भी बीमारी है वो होती है। इसके अलावा उसमें अनिद्रा, जो नींद नहीं आने की समस्या है, ये सारी समस्याएं उनके साथ रहती हैं। तो सियान जतन क्लिनिक में वहां पर उपस्थित हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनको स्वास्थ्य परामर्श के साथ साथ जी आवश्यक जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जी रोग प्रतिरोधक दवाइयां हैं, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को जिससे बढ़ोतरी की जा सके, वो सेहतमंद बने रह सके, ऐसे सारे चिकित्सा परामर्श के साथ साथ औषधियां भी उनको जो है मुफ्त में वितरित करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी ये सेवा है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि इन दिनों केंद्र सरकार, साथ में जो राज्य सरकार है, वो भी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति उसको काफी प्रोत्साहित कर रही है, उस पर काफी जोर दे रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखने में आता है कि जो आम जन है उन्हें ये पता नहीं होता है कि आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सालय हैं उनमें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत अच्छी है, पंचकर्म है या दूसरी सुविधाएं हैं। तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं या विभिन्न वर्ग के, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके लिए किस तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं एक सामान्य रूप से। जी, सबसे पहले मैं श्रोताओं को अवगत कराना चाहूंगा कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं वरन संपूर्ण जीवन पद्धति है। जी तो छत्तीसगढ़ में जी 2 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, जी एक रायपुर में, दूसरा बिलासपुर में, जी और इससे संबद्ध चिकित्सालय हैं। रायपुर में जो चिकित्सालय है उसमें 160 बेड हैं हमारे पास में। इसके अलावा बिलासपुर में जो चिकित्सालय है वहां पर 140 बेड हैं। जी साथ ही जो है हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में 8 अलग अलग अंग हैं, जी जिसमें काय चिकित्सा है और महिला से स्वास्थ्य है, बाल स्वास्थ्य से है जी। और इस प्रकार के जो है 14 ओपीडी चल रहे हैं। अच्छा। हर महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में। जी। इसके अलावा हमारे पास कम से कम 650 से 700 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, जी, जहां पर हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। जी। और इन आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों में जी जो आम नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य कैसे वो सेहत बन रहे हैं उसके हम परामर्श देते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो जो उसके उपचार है जी, उसकी क्या क्या हमको परामर्श देना है, क्या उनको आहार देना है, ये सारी चीजें जो है उपलब्ध हैं। तो
छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। न केवल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, वरन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अलग ऐसे जिला चिकित्सालय हैं जहां पर आयुष विंग की स्थापना की गई है। अच्छा। वहां पर एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जो सेवाएं हैं वो भी आम नागरिकों को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर शुक्ला, इस समय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गर्मी काफी तेज हो गई है। हालांकि अप्रैल की अभी शुरुआत ही है, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि कई स्थानों में जो पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श करने लग गया है। तो ऐसे मौसम में, जबकि गर्मी अभी शुरू हुई है, मई में तो ये और तेजी पकड़ेगी, तो गर्मी के मौसम में आम जनों को आमतौर पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खास तौर से क्योंकि आप एक बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं? आहार में किस तरह का परहेज करना चाहिए, खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक जीवन पद्धति है और इस पद्धति के अंदर जो विभिन्न ऋतुएं हैं, विभिन्न मौसम है, उसमें क्या आहार करना चाहिए और क्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए, इसका बहुत ही विशद वर्णन है। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में आमतौर पर सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें हम देखेंगे डिहाइड्रेशन, जिसमें शरीर में शक्कर की मात्रा, नमक की मात्रा कम हो जाती है। तो आमतौर पर हम देखेंगे कि इस मौसम में प्रायः ये देखते हैं कि कोई डिहाइड्रेशन की समस्या आम लोगों को होती है कि जो थोड़ा भी यदि कामकाजी लोग हैं उनमें बहुत जल्दी थकान आएगी, बहुत जल्दी घबराहट होगी, बहुत जल्दी बेचैन होगी या बेहोशी के आते हैं लक्षण। तो ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। अच्छा। तो इसके साथ साथ आमतौर पर गर्मियों में ये होता है कि लू, जो भी बहुत कॉमन है अभी, लू के मामले बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा पेट से संबंधित विभिन्न बीमारियां होती हैं, जैसे पीलिया है, डायरिया है जिसको हम अतिसार कहते हैं, इसके अलावा जो है टाइफाइड है, और इसके साथ साथ उल्टी है, दस्त है, इस प्रकार की चीजें होती है। और इसका मुख्य कारण जो होता है कि जो बाहर के जो बाजार में मिलने वाले खान पान या जो भोज्य प्रसाद है जो दूषित होते हैं, या जैसे अभी हम देखेंगे कि लोग गन्ना रस का सेवन करते हैं सीधे तौर पर जाकर के, तो गन्ना रस जिसमें बर्फ डाला जाता है, यदि बर्फ किसी दूषित पानी से बना हो तो उससे क्या होता है कि पेट संबंधी जो बीमारियां हैं वो होने की पूरी संभावना होती है। पेट संबंधी बीमारियां जैसे आमतौर पर हम देखेंगे पीलिया है या टाइफाइड, इस प्रकार की जो बीमारी होती है, तो सबसे पहले जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, आपका कहने का अर्थ है जैसे, क्योंकि गन्ना तो फायदेमंद माना जाता है, गन्ने का रस, तो गन्ने के रस में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें जो बर्फ वगैरह डाली जाती है वो बर्फ संभवतः जो है वो गंदे पानी से बनी हो, वो नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही जिस गिलास में दिया जा रहा है यदि वो साफ तरह से धुला हुआ नहीं हो तो उससे भी जो है वो लोगों को बीमारियां लग सकती हैं। बिल्कुल पूरी संभावना यही है, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि गर्मियों में जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हुई हैं, उसका प्रमुख कारण रहा है दूषित भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ। अच्छा। इसलिए अभी आम नागरिक को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कि जब भी वे बाहर कोई चीज लें, एक तो साफ सुथरी जगह से खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, साफ सफाई में विशेष तौर पर अपना ध्यान दें, चाहे भोजन घर का भी करें, वो भोजन ताजा रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी देखेंगे गर्मी होने के कारण से ऐसा नहीं कि सिर्फ बाजार के ही जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित होते हैं, यदि हम घर में भी रखें तो कोई बासी यदि भोजन हो जाता है तो उसकी भी संभावना है कि वो बहुत जल्दी दूषित हो जाए, वो आपके सेहत को प्रभावित कर सकती है। अच्छा। इसलिए एक तो खान पान में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, और आमतौर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि इस मौसम में हमको जो है खिचड़ी है, दाल है, और जितने भी रसदार फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, मौसम्बी है, गन्ना रस है, मठा है, छाछ है, सत्तू है, इसका सेवन हमको करना चाहिए। और जहां तक हो सके गर्मियों में हम तली भुंजी हुई चीजें, मसालेदार जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका बिल्कुल सेवन न करें। जो लोग धूम्रपान और मद्यपान करते हैं उनको इन मौसम में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे उनको गंभीर शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपने जवाब के दौरान ये बताया कि लू भी चलने की काफी आशंका होती है ऐसे मौसम में, और आमतौर पर माना जाता है कि जो सामान्य से कम 5 डिग्री सेल्सियस जब तापमान ऊपर चला जाता है तो लू की स्थिति बनने लगती है। तो जब लू चलती है, एकदम गर्म हवा जब चलती है, तो उस समय लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए और वो डॉक्टर के पास में या तत्काल किसी चिकित्सक या हॉस्पिटल जाने की स्थिति में ना हो, तो घर में उपलब्ध किन चीजों से वो लू के असर को कम कर सकता है?
गर्मी में लू के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं जी। इसलिए आमतौर पर श्रोताओं से मेरा यही परामर्श रहेगा कि जब भी वे घर से बाहर निकले दिन के समय जी। तो भरपेट भोजन करके निकलें जी। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ ग्रहण करके निकलें जी। पानी पिए, नींबू की शिकंजी पिए जी। और मठा पिए, छाछ पिए। उसके बाद जब वो बाहर निकलें तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपने कान किसी स्कार्फ से या सूती के कपड़े से ढक लें जी। टोपी या कैप का प्रयोग करें, गॉगल का उपयोग करें और पूरे शरीर को सूती के कपड़ों से ढक कर रखें, क्योंकि अभी एक अल्ट्रावायलेट रेस के भी बहुत ज्यादा तीखी किरणें होती है जो आपके त्वचा को भी झुलसा सकती है और सनबर्न जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए यदि आपको आवश्यक है जी। कि गर्मी के समय में दिन के समय आपको बाहर निकलना है तो विशेष तौर पर अपने पहनावा ऐसे रखें जो आपके पूरे शरीर को ढके हुए हों। यथासंभव सूती कपड़ों का या खादी के कपड़ों का प्रयोग करें जी। सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग बिल्कुल न करें जी। और जैसे ही आपको लगता है कि कहीं न कहीं मुझे लू लग गया है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को ठंडे छायादार जगह पर विश्राम करना चाहिए जी। कूलर में पंखे के सामने रहना चाहिए और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, ORS पाउडर है, छाछ है, मठा है, नींबू की शिकंजी है, फल के रस है, ये इसको तुरंत लेना चाहिए और यथासंभव जो है चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए इसमें जी। बहुत अच्छी आपने सलाह दी। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल, इस समय ज्यादातर लोगों के पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में जो सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखने में आया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसमें कई तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे लगातार आते रहते हैं कि ये खाद्य पदार्थ खाने से ये बीमारी नहीं होगी या ये बीमारी है तो ये पिएंगे आप, ये मसाला खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। खासतौर से देखने में आया है कि जो कोविड संक्रमण के दौर में, जो कोविड संक्रमण का जो दौर आया था, इसमें ये चीजें, ये प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है। ये जो नुस्खे हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये काफी ज्यादा शेयर की जा रहे थे, तो इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही होते हैं या इनका इस्तेमाल करना, क्योंकि लोग बड़े इनके प्रभाव में आ जाते हैं। कोविड के दौरान लोग काढ़ा बना के अपने आप से पीने लग गए, कई लोग को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ उसका। तो ये कितना ठीक है? लोग बिना डॉक्टर से पूछे, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लिए अपने आप से इन नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। ये समाज के लिए या व्यक्ति के लिए कितना सही या गलत है, इसके बारे में कृपया कर बताइए। आपका ये बहुत ही अच्छा और सामयिक सवाल है जी। निश्चित तौर पर बदलते दौर में जी आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है जी। लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं सूचना क्रांति के आज के दौर में जी, जब लोगों के पहुंच में इंटरनेट है और सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया में मतलब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में या आयुर्वेद उपचार के बारे में इतने सारे दावे किए जा रहे हैं जी, नुस्खे बताए जा रहे हैं, चाहे वो कैंसर से संबंधित हो, चाहे हृदय रोग से संबंधित हो, चाहे उच्च रक्तचाप से संबंधित हो, चाहे सौंदर्य से संबंधित हो, चाहे आपके डायबिटीज से संबंधित हो जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या गैर शिक्षित व्यक्ति से बिल्कुल भी इसमें आयुर्वेद परामर्श या आयुर्वेद चिकित्सा न ले। मैं आपको बताना चाहूंगा, न केवल छत्तीसगढ़ में वरन पूरे देश में जी अनेक आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जी, जहां पे क्वालिफाइड हमारे BMS, MD और MS डॉक्टर्स पढ़ करके निकल रहे हैं जी, जो शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों हैं जी। तो मैं आज इस अवसर पर श्रोताओं को सुझाव दूंगा कि जब भी उनको आयुर्वेद चिकित्सा या आयुर्वेद परामर्श की जरूरत हो जी, तो वे किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ या आयुर्वेद चिकित्सक से ही संपर्क करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया में जितने भी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जी, यदि उसको आपने बिना किसी चिकित्सक के सलाह या परामर्श या मार्गदर्शन के लिया तो वो आपको सेहत को लाभदायक बनाने की जगह वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आपने कहा कि कोविड के दौरान ये देखा गया है जी, कि आप आयुष काढ़ा लीजिए जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और कोविड से दूर रखेगी। लेकिन आपको बता दूं कि आयुर्वेद जो है हर व्यक्ति के उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी आयु, उसकी अग्नि बल, उसकी देह बल, उसकी प्रकृति कैसी है, जिसको हम कहते हैं तासीर कैसी है जी, उसके आधार पर जो कुशल विशेषज्ञ आयुर्वेद विशेषज्ञ है वो तय करता है कि उसको औषधि कौन सी दी जानी चाहिए, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और ये कितने दिन तक दी जानी चाहिए। आयुर्वेद के साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति जुड़ी हुई है कि इसकी दवाइयों में हैवी मेटल्स मिले होते हैं जो कि किडनी और लीवर को
खराब करते हैं। जी। निश्चित तौर पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी भ्रांतियां इसलिए है कि हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेद के उपचार को ठीक से नहीं पढ़ा है। जी। तो ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ लेना चाहें तो किसी कुशल आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन पे, उसके सलाह पर भी इस पद्धति का आप लाभ लें, तो आपके शरीर के लिए, जो आपके परिवार के लिए, ये बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। आप आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।